आज हम मन्नू भंडारी की कहानी त्रिशंकु पर बात करेंगे। दरअसल ये इस कहानी को समझने की कक्षा भी है और कहानी की जो कथा भूमि है, साथ ही साथ इसकी जो पृष्ठभूमि है, इन दोनों पर ही हम बात करेंगे। मन्नू भंडारी एक बड़ा नाम है नई कहानी आंदोलन का। आमतौर पर मन्नू भंडारी के कथा साहित्य को नई कहानी आंदोलन के तमाम लेखकों के साथ, लेखिकाओं के साथ रखकर विवेचित किया जाता रहा है। दरअसल कहानी लेखन का जो काल है मन्नू भंडारी का, वो इसी कालखंड के बीच पड़ता है और त्रिशंकु कहानी भी त्रिशंकु कथा संग्रह में शामिल है और इसी नाम से ये कथा संग्रह है। 1978 यानी 1978 में ये कथा संग्रह प्रकाशित होता है। इसके कई संस्करण बाज़ार में आते हैं। त्रिशंकु कहानी, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, बीच में या अधर में लटके होने का द्योतक है। ये कहानी एक सामान्य मध्यवर्गीय परिवार से शुरू होती है। कहानी के विषय में मैं कुछ और कहूँ इसके पहले संक्षेप में इतना जान लेना ज़रूरी है कि नई कहानी आंदोलन के पीछे का जो इतिहास है वह द्वितीय विश्व युद्ध और उसके बाद भारतीय संदर्भ में आज़ादी या स्वाधीनता तथा साथ ही साथ इससे लिपटा हुआ विभाजन, इन सब के बीच कहीं अवस्थित है। नई आज़ादी और उस आज़ादी से जुड़े हुए सपने, उन सपनों का कुछ का घटित होना, कुछ का रह जाना, कुछ का खंडित होना, ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती हैं। जो खंडित होना या रह जाना है, सपनों का पूरा ना होना है, उसकी मात्रा ज़्यादा है और मध्यवर्ग तथा निम्न मध्यवर्ग जिसकी आशा और आकांक्षा इस आज़ादी के आंदोलन और इसकी प्राप्ति से जुड़ी हुई थी, उसकी आशा और आकांक्षाओं को एक तरह से विराम लग जाना या उस पर निराशा का प्रसार हो जाना कह सकते हैं। इस विखंडन, व्यामोह और विरक्ति और एक तरह से विच्छिन्नता का भाव, यानी जो चाहा वो न मिलने का भाव और अपनी स्थिति से एक तरह से निस्संगता का भाव नई कहानी आंदोलन में प्रमुखता से उभर कर आया। नई कहानी आंदोलन के तमाम रचनाकारों के कथात्मक प्लॉट के भीतर परिवार एक अहम हिस्सा रहा है। मन्नू भंडारी की भी जितनी कहानियां हैं और लोकप्रिय प्रसिद्ध कहानियां हैं, उनमें प्रमुखता परिवार, निजी संबंध, स्त्री पुरुष के संबंध, यह एक तरह से आधार के खिसकने जैसा है। यानी जो कुछ सोचा था, जो चाहा था, जो उम्मीद थी, उसके ना पूरा होने जैसा। लेकिन इसने एक बड़ी विडंबना को भी जन्म दिया और वो विडंबना त्रासद विडंबना थी। कारण विभाजन और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो तमाम रिसर्च में और गवेषणा में बात निकल कर आई, वो ये कि सबसे ज़्यादा प्रभावित इन त्रासदियों से अगर कोई हुआ है तो वह स्त्री रही है और स्त्री के विभाजन या युद्ध के तमाम दंशों को अधिकतम मात्रा में झेलने के कारण ये हुआ है कि स्त्री की देह अचानक बहस के केंद्र में आ गई। परिवार के भीतर भी अब वह यौन शुचिता या परिवार की एंटिटी जिसमें एक दूसरे के प्रति निष्ठा आवश्यक मानी जाती रही, वो धीरे धीरे उसका आधार दरकने लगा। मन्नू भंडारी की कहानियों में ये तमाम चीज़ें बड़ी शिद्दत के साथ आती हैं। आधुनिक स्त्री का मन जो पुराने संदर्भों से पूरी तरह कटी नहीं है, लेकिन नए को अपनाने के लिए उत्सुक भी है और बिना ये जाने कि ये नए को अपनाने की प्रक्रिया कैसे घटित हो सकती है, इसका एक वैज्ञानिक और ज़्यादा विवेकवान तरीका क्या हो सकता है, वह नए के पीछे या आधुनिक होने की दौड़ में शामिल होना चाहती है। ये आधुनिकता केवल व्याख्या की चीज़ नहीं है। मन्नू भंडारी कहती हैं कि आधुनिकता को केवल अगर हम व्याख्या में और बहसों में, विमर्शों में अपनाएं तो हम आधुनिक किसी मायने में नहीं हो सकते। बजाय इसके आधुनिकता को जीवन और आचरण में उतारने की ज़रूरत है। इस कहानी में, त्रिशंकु कहानी में जो परिप्रेक्ष्य है वो बहुत सादा परिप्रेक्ष्य है।
मन्नू भंडारी की कहानियों का परिप्रेक्ष्य, उसकी पृष्ठभूमि या वातावरण जिसे हम कहते हैं, बड़ा तड़क भड़क वाला नहीं होता। बहुत ही सादा, एकदम आराम आराम से वो कहानी को नरेट करती है। ज़रा ध्यान दीजिए कि कहानी चूँकि नैरेटिव के जरिए चलती है, नरेशन में चलती है, तो ये ज़रूर देखना चाहिए कि कहानी में नैरेटिव आता कैसे है या कैसे आ रहा है। कहानी का जो समय है और लेखक का जो समय है वो क्या है, कहानी अपने समय में स्थित है या अतीत की तरफ भाग रही है, वर्तमान केंद्रित है तो वर्तमान केंद्रिकता में किस तरह के मुद्दों को स्पर्श कर रही है। और कई बार कहानी पढ़ने का यह जो तरीका, चूँकि मन्नू भंडारी ने अपने एक साक्षात्कार में जो त्रिशंकु कहानी और त्रिशंकु संकलन के आरंभ में ही दिया हुआ है, अजीत राय के साथ एक साक्षात्कार में कहा है कि उनकी कहानियाँ आरंभ की ज़्यादातर आत्मकथात्मक रही हैं। तो बहुत आसानी से पाठक इस चीज़ को रिलेट कर लेता है कि मन्नू भंडारी जो कुछ लिख रही हैं कहीं ना कहीं उनके जीवन में भी घटित हुआ होगा। यानी कहानी में घटित हो रही घटना को लेखक के जीवन के साथ जोड़कर देखने का जो तरीका है, कई बार वह बहुत मदद नहीं करता, क्योंकि इसी कहानी के थीम को ध्यान में रखते हुए मन्नू भंडारी की जो बात है उस साक्षात्कार में, अजीत राय के साथ दिए गए साक्षात्कार में वो कहती हैं कि मैं भाग्यशाली हूँ या अपने को गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि मैंने अपनी बच्ची के साथ वह नहीं किया जो त्रिशंकु कहानी की मम्मी अपनी बेटी के साथ करती है। तो आत्मकथात्मक कहानियाँ लिखने के बावजूद त्रिशंकु कहानी में इस समस्या को जिस तरह से निरपेक्ष ढंग से रखा गया है वो केवल व्यक्तिगत नहीं है बल्कि एक सामाजिक समस्या है। और किशोर होती हुई लड़की की जो ज़िंदगी है उसमें परिवार का हस्तक्षेप, समाज और मोहल्ले का हस्तक्षेप, और जैसा एक मॉडल आदर्श भारतीय लड़की का बनना चाहिए जिसको हमने दर्शन शास्त्रों में, विभिन्न लिटरेचर में, तमाम संस्थाओं में पोषित किया है, उसके अनुसार लड़की को कैसे ढल जाना चाहिए, उसकी चिंता से ये कहानी संचालित है कि कहाँ लड़की की आकांक्षाएं उससे टकराती हैं। दिए गए मॉडल से लड़की की आकांक्षाएं टकराती हैं और वो कुछ और बनना चाहती है, जो उसे बनाया जा रहा है वह नहीं बनना चाहती। कहानी एक सामान्य मध्यवर्गीय परिवार से शुरू होती है जो बौद्धिक परिवार है। बौद्धिक इस अर्थ में है कि माता पिता दोनों नौकरी पेशा हैं और परिवार बहुत छोटा सा है, न्यूक्लियर फैमिली कह सकते हैं, एकल परिवार जिसमें एक लड़की है और माता पिता हैं। उनके घर में आए दिन बहस चलती रहती है और बहस का केंद्र भी स्त्री पुरुष संबंध होते हैं। बहस का स्वरूप काफ़ी खुला हुआ होता है, यानी परिवार का ढांचा कैसे बिगड़ रहा है, स्त्री की भूमिका उसमें कैसे बदल रही है, स्त्री पुरुष संबंधों के स्वरूप कैसे रोज़ बन रहे हैं और बिगड़ रहे हैं, एक स्त्री के कई कई पुरुषों के साथ संबंध हैं और उसकी आलोचना, उसका विमर्श कहानी में चलता है। कहानी का आरंभ ही इसी मतलब कह सकते हैं कि आरंभ कहानी का एक ड्राइंग रूम सीन के साथ होता है, जहाँ पर माता पिता और उनके दोस्त ये सारी बातें करते हैं और लड़की इन बातों से रोज़ रोज़ इन बातों को सुनकर बड़ी हो रही है। अचानक लड़की की दुनिया बदल जाती है। ये माता पिता के अनजाने होता है। माता पिता की दुनिया अपने ढर्रे पर वैसे ही चल रही होती है, लेकिन लड़की की दुनिया बदल जाती है। और लड़की की दुनिया इस रूप में बदलती है कि कहानी में एक और चीज़ दाखिल होती है। घर के ड्राइंग रूम से कहानी बाहर निकलती है और कहानी में मोहल्ला घुस जाता है। कहानी में एक जीवंत स्पेस के तो मतलब इस कहानी को मैं समझती हूँ कि स्पेस के लिहाज से भी पढ़ा जाना बेहद ज़रूरी है। कहानी केवल एक समस्या को रिलेट नहीं कर रही, कहानी में जो टाइम और स्पेस है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इस लिहाज से आप देखें तो कहानी में शुरुआत ड्राइंग रूम के बहसों से होती है, जो लड़की के बाल मन पर गंभीर असर डालता है। लड़की सोचती है कि माता पिता जब इतने खुले विचारों के हैं तो उसके जीवन में अगर ऐसा कुछ होता है तो ये कोई बहुत बड़ी घटना नहीं होगी और सब कुछ सामान्य और सहज होगा। इसके बाद लड़की का सामना वास्तविकता से होता है जब मोहल्ला कहानी में दाखिल होता है। यानी लड़की की जो ज़िंदगी है वो ड्राइंग रूम से निकलकर बरामदे तक आती है और बरामदे के बाद थोड़ी दूरी पर सड़क के उस पार एक और घर है जहाँ कुछ लड़के जो हॉस्टल में रहने वाले हैं वो भाड़ेदार के रूप में रहते हैं और
गाहे बगाहे अपने दोस्तों को बुलाते हैं, मजलिस जमाते हैं, बातचीत करते हैं, गाना बजाना होता है और शोर शराबा होता है। शुरुआत में लड़की का ध्यान इन बातों पर नहीं होता, लेकिन अचानक लड़की ने एक दिन महसूस किया। और ये महसूसना कैसा, यानी लड़की जब महसूस करती है अपने लिए किसी भाव को विपरीत सेक्स के अंदर, तो इसका अर्थ है कि लड़की के जीवन में आकर्षण या प्यूबर्टी यौवन का लक्षण दिखाई दे रहा है। लड़की महसूस करती है कि सारे बातचीत, सारी फप्तियों, सारी जो बहसबाजी हो रही है सामने के छत पर, उसका केंद्र दरअसल और कोई नहीं, वो स्वयं है। और इस एक बात के एहसास से लड़की की दुनिया बदल जाती है। बहुत ही शटल तरीके से मन्नू भंडारी लड़की के बालपन के जाने और यौवन के आने की सूचना देती हैं। लड़की को लड़की घर के अंदर बनाया जाता है और घर के अंदर बनाने के साथ साथ उस पर नियमन और नियंत्रण घर के बाहर के तत्व भी करते हैं। मोहल्ला उनमें से एक है। मोहल्ला यहाँ एक एंटिटी, एक सत्ता, एक ऐसे खुले स्पेस के तौर पर दाखिल होता है जिसे लड़की निहार तो सकती है, देख तो सकती है, लेकिन जिसमें स्वयं दाखिल नहीं हो सकती। वहाँ उसकी आवाजाही मना है। और इसी अर्थ में लड़की स्वयं को असुरक्षित महसूस करती है, क्योंकि अपरिचित जगह हमेशा आपको असुरक्षा में डालता है। अगर वो जगह आपकी परिचित होती, जहाँ आप भी जा सकते हैं, आप भी जान सकते हैं उस जगह को, तो वो चीज़ें उतनी अपरिचित नहीं रहती और असुरक्षा भी पैदा नहीं करती। लेकिन अपरिचित जगहें, अपरिचित चीज़ें, अपरिचित लोग भय पैदा करते हैं, असुरक्षा पैदा करते हैं। लड़की स्वयं को असुरक्षित महसूस करती है और अपनी माँ से इस बात की चर्चा करती है कि दरअसल सामने होने वाले घर में जो बहसबाजी है, जो फप्तियाँ हैं, वो किसी और के लिए नहीं, उसी के लिए दी जा रही हैं, कसी जा रही हैं। माँ इस बात को सुनती है, लेकिन अनसुना कर देने जैसा। कोई प्रतिक्रिया उसके चेहरे पर नहीं होती और वह हंसकर इस बात को टाल देती है और किताब पढ़ने में लग जाती है। माँ की जो दिनचर्या है इस कहानी में बहुत खूबसूरत ढंग से बताया गया है कि 3 घंटे की नौकरी करने के बाद माँ का सारा समय खाली जाता है। और खाली समय को जिस तरह से मन्नू भंडारी डिफ़ाइन करती हैं कि वो लेट लगाने में या किताब पढ़ने में या बहस करने में जाता है। यानी महिला जो घर की मालकिन है वह घरेलू श्रम नहीं कर रही, घरेलू कामकाज से लगभग मुक्त है। घरेलू कामकाज परिवार में कौन करता है ये इस कहानी का विषय ही नहीं है। इसमें घरेलू परिवार आया है, घर आया है, लेकिन घरेलू कामकाज लगभग गौण है ही नहीं। एक गिलास पानी भी कोई पात्र किसी को दे रहा हो, ऐसी चर्चा इस कहानी में नहीं है। तो जब लड़की अपनी माँ को बताती है कि उन फप्तियों का केंद्र वह स्वयं है, तो माँ इसको बिना किसी तरह के विचलन के उड़ा देती है। और फिर अचानक लड़की देखती है कि एक दिन माँ स्वयं उन लड़कों के पास जाती है, उन्हें अपने घर में बुला लाती है और यह कहते हुए बुलाती है कि यही तो उम्र है जब एक दूसरे से मिलना जुलना ज़रूरी होता है और ये मिलना जुलना होना ही चाहिए ताकि दोस्ती बन सके। लड़की को बड़ा भला लगता है कि अब तक माँ और पिता की जो ड्राइंग रूम की बहसें थी वो धीरे धीरे जीवन में भी उतर रही हैं और ये उसके पक्ष में खड़े हैं। लड़की को इसमें गर्व का बोध होता है। लेकिन जैसे कहानी आगे बढ़ती है और माँ उन लड़कों से बातचीत में अहम भूमिका निभाती हैं, आगे बढ़कर बातें करती हैं, लड़की को लगता है कि उसकी भूमिका माँ कहीं चुराए ले रही हैं। जिस नाटक का या जिस दृश्य का केंद्र उस लड़की को होना चाहिए था, दोस्ती उस लड़की की होनी चाहिए थी उन लड़कों के साथ, बजाय उसके माँ की दोस्ती उन लड़कों के साथ हो रही है और वो लड़के भी माँ के प्रशंसक हुए जा रहे हैं। बहरहाल लड़की इसकी जटिलता को नहीं समझती और कहानी फिर से वहाँ से आगे खिसक लेती है। माँ को धीरे धीरे लगने लगता है कि ये जो मिलन है वो कुछ ज़्यादा हो रहा है, इसमें समय ज़्यादा जा रहा है। माँ किसी अन्य तरह की बात न कहकर बेटी से कहती है कि समय थोड़ा कम खर्च करो इस तरह की बहसबाजियों में। अंततः लड़कों का आना धीरे धीरे कम होने लगता है अपनी वजहों से। किसी को परीक्षा देनी होती है तो वो पढ़ाई में लग जाते हैं, कोई बाहर चला जाता है और इस तरह से लड़के स्वाभाविक तौर पर बिना किसी प्रतिबंध के उस घर में आने का जो समय है वो कम कर देते हैं। लेकिन एक लड़का जिसका नाम शेखर है वो लगातार उस घर में आता रहता है, उसका आना जाना बना रहता है।
माँ को कुछ दिन तो ये सब नॉर्मल या सामान्य लगता है, लेकिन फिर वह इसको झेल नहीं पाती। वो अपनी बच्ची से कहती है कि ये ठीक है शेखर, क्या दिन भर तुम्हारे ही घर में घुसा रहता है, तुम थोड़ा पढ़ने में ध्यान लगाओ। लड़की प्रतिरोध करती है कि पढ़ती तो हूँ, रात को पढ़ती हूँ, लेकिन माँ कहती है कि नहीं, पढ़ने के लिए तुम्हारे पास वक्त कब होता है। लड़की का दावा है कि वह पढ़ने में होशियार है और कम समय में चीज़ों को समझती है। वो ये कहती भी है कि माँ, तुम्हारी पीढ़ी के जो लोग जो काम 25 साल की उम्र में किया करते थे, हमारी पीढ़ी वो 15 साल में करती है। लेकिन माँ को इस बात को नहीं समझना था, वो नहीं समझती और कहानी फिर आगे बढ़ती है। माँ को शेखर का आना बुरा लगता है, ये बात शेखर तक पहुँचती है और शेखर घर में आना जाना कम कर देता है। अचानक शेखर और उस लड़की में, जिसका नाम इस कहानी में जाहिर नहीं है, यानी कहानी में अगर नैरेटिव को देखें तो कहानी हम और हमारा से शुरू होती है, बाद में यानी लड़की का सेल्फ या लड़की का व्यक्तित्व तो उसमें उभरता नहीं है। वो कहती है हमारा घर, हम लोग, हमारा परिवार, हमारा मोहल्ला, और मोहल्ले के दाखिल होने के बाद वो फिर जब अपने और शेखर के संबंधों पर आती है, तब वहाँ वो मैं शब्द का या मैं वाचक का इस्तेमाल करती है। वहाँ पर वो कहती है कि शेखर और उसके संबंधों को लेकर माँ के मन में जो आशंकाएं थी, इस वजह से शेखर आना कम करता है और लड़की का मन भी थोड़ा सा विरक्त होता है और दोनों प्रतिरोध नहीं करते लेकिन उदास हो जाते हैं। एक दिन अचानक ड्रामेटिकली कहानी में नाटकीय मोड़ आता है। माँ सुबह उठती है और कहती है कि वह रात भर सोई नहीं, कारण कि रात को अचानक उनकी नींद खुली और उन्होंने देखा कि छत पर शेखर खड़ा होकर सिगरेट पी रहा है। और फिर वो 2-3 बार उठी और उन्होंने 2-3 बार ही शेखर को वहीं देखा। इसका मतलब वो लड़का रात भर सोया नहीं। माँ इससे द्रवित हो जाती है और वह शेखर को अगले दिन अपने घर बुलाती है खाना खाने, और इस तरह से लड़की बहुत खुश होती है कि चलो माँ बदल गई। और इस प्रकार शेखर पुनः उस घर में आने लगता है, लेकिन लाख रोकने के बावजूद वह रुकता नहीं है। यानी संबंध उस लड़की और शेखर के साथ जो आकर्षण या यौवनकालीन जो स्त्री पुरुष का सहज आकर्षण होता है, वह संबंध बनते बनते कहीं थम जाता है और वो रुकता नहीं है, जाने की कोशिश करता है। लड़की भी उसे रोक नहीं पाती, वो जाता है। अंततः फिर एक और बात घटित होती है कि शेखर को पढ़ाई पूरी करके अपने घर लौटना होता है। माँ और लड़की में तनातनी शुरू हो जाती है इस बात पर कि जो माँ अपने समय में प्रेम विवाह करके अपनी गृहस्थी बसाती हैं, वही माँ जो बार बार लड़की को ये कहानियाँ सुनाती हैं कि उन्होंने नाना से यानी अपने पिता से किस तरह मोर्चा लिया, किस तरह से उनकी बातों का प्रतिवाद किया और अपने प्रेम को पाया, अपने मनचाहे व्यक्ति से शादी की और गृहस्थी बसाई, वही माँ अचानक लड़की और शेखर के बीच एक दीवार बन के खड़ी हो जाती हैं और बार बार टोकती हैं लड़की को, उसे सावधान करती हैं। और उसके पीछे जो उनका तर्क होता है वो बड़ा अजीब सा तर्क होता है कि अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, तुम मेरी तरह परिपक्व हो जाओ, मेरी तरह आत्मनिर्भर हो जाओ, कुछ करने लगो, तब तुम यह निर्णय लेना, परिपक्व अवस्था में प्रेम कर लेना। यानी प्रेम उम्र देखकर नहीं आती, प्रेम एक भाव है, वो बहुत सारे जोड़ गणित गुणा हिसाब नहीं जानता। इस चीज़ को माँ नहीं समझती और अचानक माँ के अंदर पितृसत्ता के तमाम चिन्ह नज़र आने लगते हैं। लड़की उसे कहती है कि माँ पता नहीं कब नाना बन जाती है और कब माँ, लड़की समझ नहीं पाती। और इन सारी चीज़ों में एक महत्वपूर्ण चीज़ जो घटित होती है, यानी लड़की का ये ना समझना कि माँ जो कभी मित्र रहीं, दोस्त रहीं, खुले विचारों की रहीं, जिन्होंने स्वयं संघर्ष किया अपने पिता से अपने प्रेम को प्राप्त करने के लिए, वो माँ जो आधुनिक विचारों की हैं, वो माँ अचानक उसके साधारण से बिल्कुल सामान्य से प्रेम संबंध को अस्वीकार क्यों करती है। लड़की ये समझ नहीं पाती, वो सिर्फ नाना और माँ के बीच अपनी माँ को खोजती रह जाती है। वो तर्क देती है कि नाना से तो उसका कोई परिचय नहीं, नाना को तो जानती भी नहीं, नाना को देखा भी नहीं, तो उससे कैसे बहस करे। लेकिन माँ को तो जानती है, माँ तो उसके मित्र रही है, माँ उसके हृदय के करीब रही है,
माँ उसे समझती है तो माँ से तो बात की जा सकती है, लेकिन नाना बनी माँ से बात करना मुश्किल है। और कहानी इस तरह से लड़की के इस द्वंद्व पर ख़त्म हो जाती है कि माँ कब नाना बनती है, माँ कब माँ होती है, उस संधि स्थल को पहचानना मुश्किल है। और त्रिशंकु कहानी का जो संकेतार्थ है वह भी शायद यही है कि एक स्त्री आधुनिक और पुराने विचारों में डूब उतरा रही है। उसके बीच वह स्थिर होकर नहीं सोच रही कि वास्तव में स्त्री का अपना जीवन क्या है, स्त्री का अपनी पुत्री के साथ या बेटी के साथ किस तरह का संबंध होना चाहिए, परिवार में स्त्री की भूमिका क्या होनी चाहिए, और समाज विजाविज स्त्री के जो समाज का स्टैंड है उसके साथ कितनी तरह की विचारात्मक प्रक्रियाएं लगी हुई हैं, विचार और नियंत्रण के तत्व लगे हुए हैं। उन सारे विचार और नियंत्रण के तत्वों को क्या आधुनिक पीढ़ी पर लादा जा सकता है? यानी कहानी बिना नाम लिए पितृसत्ता की आलोचना करती है, लेकिन कहानी इसका विकल्प पेश किए बिना समाप्त हो जाती है। इसी अर्थ में कहानी त्रिशंकु अपने नाम को चरितार्थ करती है, शीर्षक को चरितार्थ करती है। इस कहानी में एक और सवाल उठाया गया है, वह है आधुनिकता बनाम परंपरा का। परंपरा के तत्व के रूप में नाना का एक फिक्टिशियस कैरेक्टर है, यानी नाना का केवल जिक्र मात्र है, और आधुनिकता का सारा संदर्भ बहस और व्यवहार में आता है। लड़की कहती है कि हमारे घर के बारे में बताते हुए कहती है कि हमारे घर में जिस बात की सबसे ज़्यादा कताई होती है वह है आधुनिकता। पर ज़रा ठहरिए, आप आधुनिकता का गलत अर्थ मत लगाइए। यह बाल कटाने और छुरी कांटे से खाने वाली आधुनिकता कतई नहीं है। यह है ठेठ बुद्धिजीवियों की आधुनिकता। यह क्या होती है सो तो ठीक मैं भी नहीं जानती, और मुझे लगता है कि इस कहानी में मम्मी भी नहीं जानती कि आधुनिकता क्या होती है। और पापा का चरित्र तो एकदम गौण है। वो माय डियर पापा हैं, लेकिन मम्मी के जगह मम्मी के बहसों में केवल मम्मी और बेटी ही शामिल होती है। पापा की क्या भूमिका है ये कहानी में अंत तक स्पष्ट नहीं होता। तो लड़की कहती है कि यह आधुनिकता क्या होती है सो तो ठीक मैं भी नहीं जानती, पर हाँ, इसमें लीक छोड़ने की बात बहुत सुनाई देती है। आप लीक को दुलत्ती झाड़िए, आइए, सिर आँखों पर लीक से चिपक कर आइए, दुलत्ती खाइए। यानी लीक को दुलत्ती झाड़िए, आइए, और सिर आँखों पर आपका स्वागत है। लीक को जितना आप लतियाएंगे आपका स्वागत है, लेकिन लीक से चिपक कर आइएगा तो आप भी दुलत्ती खाइएगा। इस घर का माहौल, इस घर की वैचारिकता, इस घर का परिवेश इस तरह का है। ऐसे घर में लड़की पल बढ़ रही है, और वो कहती है कि इस आधुनिकता का जो कंट्रास्ट है वो कैसा है। लड़की के ही शब्दों में कि घर में चलने वाली ये जो बहसें थीं जिसमें स्त्री पुरुष के संबंधों को सबसे ज़्यादा कूटा जाता था, परिवार के विघटन पर सबसे ज़्यादा बहसें होती थीं, और मुक्त प्रेम, स्वतंत्र प्रेम की सबसे ज़्यादा बातें होती थीं, उसी घर की एक और लड़की जिसको दीदी या दीदिया वह लड़की अपने शब्दों में कहती है, उसका कोई नाम नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि स्त्री कैरेक्टर्स का यहाँ कोई नाम नहीं है, किसी भी कैरेक्टर का नाम नहीं है। संबंध है केवल, पापा हैं, माँ है, लड़की है, नाना है, दीदिया है या दीदी है। संबंध है, अनाम संबंध हैं, और ये संबंध विशेष होते हुए भी सार्वजनीन प्रतीत होते हैं। स्त्री के मामले में ये संबंध सार्वजनीन होते भी हैं। तो ऐसे घर में एक और कैरेक्टर हुआ करता था जिसका नाम है दीदिया या दीदी। दीदिया या दीदी के बारे में लड़की कहती है कि वो नहीं जानती कि दीदी ने कभी इन बहसों को सुना भी या इसमें भाग भी लिया, लेकिन दीदिया ने एक दिन बिना इन बहसों के बारे में पर्याप्त जानकारी होते हुए एक ऐसा कदम उठा डाला जिससे माता पिता की सारी आधुनिकता धड़ाम से गिर पड़ी, और किसी तरह से माँ ने एक निरर्थक विवाह के बंधन में बांधकर दीदिया का जीवन सार्थक कर डाला। एक व्यंग्यात्मक उक्ति है लड़की की तरफ से अपने परिवार और उसकी वैचारिक संरचना को लेकर। लड़की कहती है कि उसने इस घटना को सुना मात्र है, क्योंकि दीदिया उसके सामने कभी एक सत्ता के तौर पर, व्यक्ति के तौर पर नहीं रही, बहुत छोटी रही होगी या शायद उसका जन्म भी नहीं हुआ होगा तब दीदिया के साथ ऐसी घटना घटी थी। लड़की ने सुना मात्र है इस तरह की घटना को, लेकिन इस घटना का रेफरेंस अपने घर की आधुनिकता के संदर्भ में
देते हुए वो व्यंग्यात्मक तरीके से कहती है कि दिदिया का निरर्थक विवाह करके माँ ने दिदिया के जीवन को सार्थक करने का काम कर डाला, और ये सब किया आधुनिकता के बहसों के दरमियान। तो ये टिप्पणी एक तरह से अंतर्विरोधी स्थितियों को उद्घाटित करती है, जो आधुनिकता और परंपरा, आधुनिकता और सामाजिकता, स्त्री के संदर्भ में परिवार और घर की भूमिका इत्यादि को उद्घाटित करती है। एक अन्य चीज़ कि घर के आसपास का माहौल कैसे घर के भीतर की निजी स्पेस को प्रभावित करता है। जिस स्पेस की चर्चा मैंने अभी की कि इस कहानी को स्पेस के संदर्भ में भी देखना चाहिए, यानी कहानी को नैरेशन के संदर्भ में देखें, कहानी को कथाक्रम के संदर्भ में देखें, और कहानी को उसके टाइम और स्पेस के संदर्भ में देखें। टाइम और स्पेस दो चीज़ें हैं। टाइम का जहाँ तक सवाल है, समय का जहाँ तक सवाल है, ये कहानी वर्तमान केंद्रित है। कहानी पीछे नहीं जाती, पीछे सिर्फ एक रेफरेंस के तौर पर जाती है, वो है नाना के रेफरेंस से कहानी पीछे जाती है। अन्यथा कहानी में पीछे की तरफ पलटकर देखने का या अतीत की तरफ झांकने का कोई ट्रेंड नहीं है, कोई उसकी इंगिती या संकेत नहीं है। तो टाइम के लिहाज से कहानी वर्तमान केंद्रित है, लेकिन स्पेस के लिहाज से निजी स्पेस में कब सार्वजनिक स्पेस घुस जाता है, सार्वजनिक स्पेस की जो बहसबाजियां हैं, वहाँ की जो मान्यताएं हैं, नियंत्रण के जो तंतु हैं, वो कब निजी स्पेस में दाखिल होकर निजी स्पेस को कंट्रोल करने लगते हैं, यह लड़की के मामले में, स्त्री के मामले में समझने की ज़रूरत है। लड़की एक उदाहरण देती है कि इन लड़कों के, यानी सामने के मोहल्ले में जो लड़के आए हैं भाड़े पर रहने के लिए और परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन लड़कों के बारे में जिक्र है। इन लड़कों के इस हल्ले गुल्ले वाले व्यवहार ने मोहल्ले वालों की नींद जरूर हराम कर दी। हमारा मोहल्ला यानी हाथरस खुर्जा के लालाओं की बस्ती, जिनके घरों में किशोरी लड़कियां थीं, वे बाहें चढ़ाकर दांत और लात तोड़ने की धमकियां दे रहे थे, क्योंकि सबको अपनी लड़कियों का भविष्य खतरे में जो दिखाई दे रहा था। और मोहल्ले में घर कैसा है, ये था मोहल्ले में घर की एक झलक। और एक और स्थिति कि घर के केंद्र से अगर हम मोहल्ले को देखें तो वो कैसा है। घर को केंद्र बनाइए, लोकस घर को केंद्र कीजिए, और मोहल्ले को देखिए तो मोहल्ला कैसा था। इन लोगों ने, यानी हमारे घर के लोगों ने, अपनी स्थिति एक द्वीप जैसी बना रखी थी, सबके बीच रहकर भी सबसे अलग। इस तरह से जो घर है वो कब मोहल्ले का विस्तार बन जाता है और मोहल्ला कब घर के निर्णयों को प्रभावित करने लगता है, कहानी में ये आवाजाही बनी रहती है। समय और काल के लिहाज से वर्तमान केंद्रित होने के बावजूद कहानी एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानांतरित होती रहती है, और ये निजी और सार्वजनिक, ये दो स्पेस हैं जिसमें कहानी ट्रांसफॉर्म होती है, रिक्रिएट होती है और व्याख्यायित होती है। आज के पाठ के लिए इतना ही। धन्यवाद।